तो दोस्तों, हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे? हम लोगों ने लिमिट फिट्स और लेंसेज को कर लिया और हमने क्वालिटी कंट्रोल के इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, वेरिएबल एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिटी चार्ट्स। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिटी चार्ट्स या क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये होता है हम लोग का क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स। ये जो चार्ट्स हैं दोस्तों, ये किस काम में आते हैं? ये हम लोग को किसी भी, अगर इन प्रोसेस अगर कोई काम चल रहा है और अगर मान लीजिए कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट अगर निकल रहा है, तो अगर इन प्रोसेस अगर कोई प्रोसेस आगे की ओर जा रहा है, अगर उसके अंदर कोई डिफेक्टिव आइटम अगर प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तुरंत ही सैंपल उठा सकते हैं और तुरंत सैंपल उठाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तुरंत कंट्रोल चार्ट के ऊपर उसको प्लॉट करेंगे और जैसे ही हम लोग उसको कंट्रोल चार्ट के ऊपर प्लॉट कर देंगे, वैसे ही हम लोग को ये पता लग जाएगा किस दिन का जो पर्टिकुलर सैंपल है वो आउट ऑफ ऑर्डर जा रहा है। ये धीरे धीरे आपको पता लगेगा विद द कोर्स ऑफ टाइम। जैसे जैसे हम लोग इसके अंदर आगे और बढ़ेंगे, आपको और ज़्यादा आइडिया लगता जाएगा कंट्रोल चार्ट के अंदर बेसिकली करना क्या होता है। पहले हम लोग कंट्रोल चार्ट्स के बारे में एक बेसिक आइडिया लगा लेते हैं, कंट्रोल चार्ट्स होते क्या हैं। तो कंट्रोल चार्ट्स क्या होते हैं? अगर देखिए, क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग प्रोडक्शन, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आप अभी प्रोडक्शन लाइन पर आपके काम चल रहा है, अगर आपका कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, अगर आपका कुछ प्रोडक्ट निकल रहा है, तो अगर ड्यूरिंग प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन अगर हमारी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। इसमें एक पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग कहाँ पे बात कर रहे हैं? ड्यूरिंग द प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब बात आती है, दूसरा पॉइंट है और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर क्वालिटी बिफोर और आफ्टर, क्या मैंने कहने का मतलब ये है, प्रोडक्ट्स या तो बन गए हैं या प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, अभी बनाए नहीं गए हैं, मतलब अभी प्रोसेस चल नहीं रहा है। तो प्रोसेस अगर चल नहीं रहा है तो पहले रॉ मटेरियल होगा या तो या तो बाद में फिनिश प्रोडक्ट होगा। अब रॉ मटेरियल की क्वालिटी ठीक है कि नहीं है, उसके लिए हमारे पास एक तरीका है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस सैंपलिंग, जो कि हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है। ठीक है। तो अगर कंट्रोल आफ्टर या बिफोर की बात होती है तो हम लोग उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं बाय द मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस क्वालिटी, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। ठीक है। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के बारे में आपको बहुत ब्रीफ आइडिया हो चुका है काफ़ी अच्छे से। अब आते हैं कंट्रोल चार्ट्स के बारे में। तो देखिए, कंट्रोल चार्ट जो है वो बेल लेबोरेटरी में बना था वॉल्टर शिवार्ट। और जब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इसका, तो आपको समझ में आएगा कि ये साइंटिस्ट के नाम या फिर ऑर्गेनाइजेशन के नाम इसलिए याद रखने हैं क्योंकि सिक्स सिग्मा जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग बिल स्मिथ के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग मोटोरोला कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो मोटोरोला कंपनी के अंदर क्या हुआ था? सिक्स सिग्मा का डिस्कवरी हुआ था। तो इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन क्वालिटी सब्जेक्ट के अंदर कभी भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम लोग को प्रिपेयर करना है। तो बेल लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहली बार वॉल्टर शिवार्ट ने किया था। वॉल्टर शिवार्ट का टाइम पीरियड भी हम लोग को पता है। वैसे टाइम पीरियड आपसे एग्जाम में कभी भी यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है। अब देखिए, आते हैं क्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, क्वालिटी किस बेसिस पे आपको जज करना है। तो क्वालिटी के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या? वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स, हम लोग को पहले से पता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनको कि हम लोग मेजर कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जिनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि डायमीटर है, डायमीटर को मेजर तो कर सकते हैं, बट डायमीटर करेक्ट बना है कि नहीं बना है वो हम लोग कैसे चेक करेंगे? वो एक एट्रीब्यूट पार्ट हो जाएगा। कलर हो गया, अपीयरेंस हो गया। तो कलर हो गया और अपीयरेंस हो गया, ये सब क्या हो गए? ये एट्रीब्यूट्स का पार्ट हो गए। आइए देख लेते हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया? लेंथ, डायमीटर, वॉल्यूम दैट कैन बी मेजर्ड। और अगर हम लोग एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो अपीयरेंस और नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आ जाते हैं उसके अंदर। ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स क्या होते हैं? उनको मेजर थोड़ी करेंगे, उसको आप क्या करेंगे? काउंट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? काउंटेबल यूनिट्स हो गए। ठीक है। तो वेरिएबल्स के बारे में हम लोग समझ लिए, एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब आइए देखते हैं कंट्रोल चार्ट, जो हम लोग को मेन पढ़ना है, जिसके ऊपर क्वेश्चन कभी भी यूपीएससी के अंदर आ सकता है, वो कौन कौन से हैं। वेरिएबल्स के लिए फॉर एग्जांपल हम लोग एक्स बार चार्ट और आर चार्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। जब आएगा तो हम लोग उसको करेंगे, इसको आर चार्ट भी बोलते हैं या इसको आर बार चार्ट भी हम लोग बोलेंगे। ठीक है। उसी तरीके से जब एट्रीब्यूट्स अगर होते हैं तो एट्रीब्यूट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? काउंट चार्ट, सी चार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, या हम लोग क्या करेंगे? पी चार्ट बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट। तो दोस्तों, दोनों टाइप के सेपरेट चार्ट्स के बारे में हम लोग को आइडिया लग चुका है। अब आइए देखते हैं कि कभी भी प्रोडक्शन लाइन के अंदर दो टाइप के वेरिएशन हो सकते हैं। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो दो टाइप की दिक्कतें आपको आमतौर पर मिल सकती हैं। जो पहले टाइप की जो दिक्कत आती है असेंबली लाइन के अंदर, वो क्या होती है? रैंडम वेरिएशन की वजह से होती है। थोड़ी देर के अंदर आपको समझ में आएगा।
और जो दूसरी प्रॉब्लम होती है वो असाइनेबल कॉजेज़ की वजह से होती है। आइए इसको पहले देख लेते हैं एक एक करके। जो रैंडम वेरिएशन होता है वो ड्यू टू द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मतलब ये हो गया कि अगर आपका रॉ मटेरियल आ रहा है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपके रॉ मटेरियल के अंदर जब आप मटेरियल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि अगर रॉ मटेरियल के अंदर अगर सल्फर प्रेजेंट होता है तो उस मटेरियल का अगर आप कुछ भी नया चीज़ अगर बनाने की कोशिश करेंगे, अब उसको गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने के समय क्या हो जाएगा, मटेरियल फट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मटेरियल टोटली वेस्ट हो जाएगा। अगर वो मटेरियल टोटली वेस्ट हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि वो आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर प्रोडक्शन करते समय अगर वो मटेरियल ऐसे रीजन की वजह से फेल हो रहा है जो कि मटेरियल की यहाँ तो प्रॉब्लम थी या आपकी मशीन ही खराब हो चुकी है पूरी तरीके से, तो आप क्या बोलेंगे उसको कि अब वो आपका क्या हो गया, रैंडम वेरिएशन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे जो आता है असाइनेबल कॉजेज का मतलब क्या होता है, असाइनेबल कॉजेज का मतलब ये होता है, ये क्यों आता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं पे कटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप कारपेंटर की शॉप में जाएंगे तो वो क्या करता है, हैक्सॉ यूज़ करता है। अगर मान लीजिए बार बार ऑपरेशन ऐसे करते समय, ऑपरेशन अगर आप ऐसे कर रहे हैं, करते करते ये जो आपका हैक्सॉ के ब्लेड्स हैं अगर ये वियर आउट कर जाएं तो क्या ये कभी कटिंग कर पाएगा, ये कभी कटिंग नहीं कर पाएगा, अच्छे से नहीं कटिंग कर पाएगा, यानी आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, वो अच्छा नहीं बनेगा। अगर वो अच्छा नहीं बनेगा तो क्या है, असाइनेबल कॉज इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, आप जो हैक्सॉ का ब्लेड है आप इसको चेंज तो कर ही सकते हैं। अगर आप इस हैक्सॉ के ब्लेड को चेंज कर सकते हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे कि वेरिएशन क्यों आ रहा है, क्योंकि असाइनेबल कॉजेज की वजह से आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा देखिए पुअर टूल सेटिंग, पुअर टूल सेटिंग का मतलब ये है कि सपोज करिए कि आपकी मशीन है, ठीक है, और मशीन के आपके चार अलग अलग, एक लेग, दो लेग, फिर थोड़ा पीछे आते हैं चार लेग, चार लेग्स हैं। अब अब वन लेग, फर्स्ट लेग, सेकंड लेग और थर्ड लेग ये एक प्लेन पे है, ठीक है, लेकिन जो फोर्थ वाला मशीन का लेग है वो कुछ ऊपर नीचे है। तो आपने देखा होगा मशीन क्या करने लगती है, थोड़ी अनबैलेंस करने लगती है। अगर मशीन अनबैलेंस करने लगेगी तो क्या आपका प्रोडक्ट कभी भी अच्छा बनेगा, आपका प्रोडक्ट कभी अच्छा बनेगा, कभी अच्छा नहीं बनेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि तब उसके अंदर वाइब्रेशन आ जाएंगे। अगर आपकी मशीन के अंदर वाइब्रेशन आ जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको प्रॉपर फ्लोरिंग करके और एकदम उसको बैलेंस करके लगा सकते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं रैंडम वेरिएशन। रैंडम वेरिएशन के अंदर जो दूसरी प्रॉपर्टी वो क्या है कि अनआइडेंटिफाइबल और अनकंट्रोलेबल होते हैं। अगर आप कभी भी रिसर्च करेंगे या फिर कभी भी आप काम करेंगे, जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि अगर सल्फर की दिक्कतें आ जाती हैं या मशीन के अंदर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा तो आराम से आप बहुत ईजिली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से बहुत आराम से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और कंट्रोल नहीं कर पाए तो किस टाइप का वेरिएशन होगा, वो रैंडम वेरिएशन हो जाएगा। और अगर आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर ले गए और कंट्रोल कर ले गए तो वो जो होगा वो असाइनेबल कॉज होगा। तो असाइनेबल कॉजेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, असाइनेबल कॉजेज जो होते हैं वो आइडेंटिफाइबल होते हैं और कंट्रोलेबल होते हैं। अब देखिए जब रैंडम वेरिएशन ही सिर्फ प्रेजेंट होते हैं जिसपे कि आपका कंट्रोल नहीं है, अगर कोई रैंडम वेरिएशन प्रेजेंट होंगे तो आप क्या बोलेंगे, अगर रैंडम वेरिएशन अगर आपका प्रेजेंट होगा सिस्टम के अंदर तो आपका जो सिस्टम होगा वो अंडर कंट्रोल कहलाएगा। ठीक है। और वेरिएशन ड्यू टू, अगर असाइनेबल कॉज आता है तो आप क्या बोलेंगे, सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर पर्टिकुलर 4 दिन के आपने सैंपल बनाए और तीसरे दिन आपके असाइनेबल कॉजेस की वजह से प्रॉब्लम आने लगी है तो थर्ड दिन जो भी सैंपल बनेगा वो मार्केट में नहीं जा पाएगा, उसके लिए आपको कुछ करेक्टिव एक्शन लगाना पड़ेगा। तो या तो आप उस सैंपल को रिजेक्ट कर देंगे या तो उस सैंपल के अंदर करेक्टिव एक्शन लगाएंगे। तो अगर असाइनेबल कॉजेस होंगे तो आप क्या बोलेंगे, सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल, और अगर रैंडम वेरिएशन होंगे तो आप क्या बोलेंगे, सिस्टम इज अंडर कंट्रोल। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद देखिए अगर रैंडम वेरिएशन के कुछ एग्जांपल होते हैं जैसे कि पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि हम लोगों ने देखा अगर रॉ मटेरियल डिफेक्टिव है तो आपका प्रोडक्ट कभी भी नहीं अच्छा बन पाएगा। तो रॉ मटेरियल की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो किस में आ जाएंगे, आपके रैंडम वेरिएशंस के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक हम लोग को समझ में आ गया है कि रैंडम वेरिएशन और असाइनेबल वेरिएशन में क्या अंतर होता है। जो रैंडम वेरिएशन होते हैं वो इनहेरेंट नेचर होता है सिस्टम का। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका इनहेरेंट नेचर क्या है कि आपको प्रिपरेशन करना है तो आप प्रिपरेशन करेंगे ही करेंगे। मान लीजिए अगर आप प्रिपरेशन करने जाते हैं और प्रिपरेशन करने के बीच में अगर आपकी तबीयत खराब आ जाती है तो वो क्या है, अगर आपकी तबीयत खराब होती है इसका मतलब क्या होगा, असाइनेबल कॉजेस है। असाइनेबल कॉज का मतलब क्या है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है।
बट अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो वो किस टाइप का केस हो गया, रैंडम चांस हो गया, तो वो क्या है, वन कंट्रोलेबल है। अब आइए चलिए देखते हैं कि दो जो इंपॉर्टेंट टाइप के चार्ट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, एक्स बार चार्ट। एक्स बार चार्ट का मतलब हो गया मीन चार्ट, मीन चार्ट, और आर चार्ट का मतलब हो गया वेरिएशन चार्ट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्स बार चार्ट का और आर बार चार्ट का, वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि कुछ इस टाइप का। ये किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी एक्स बार चार्ट और आर बार चार्ट की बात करेंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके लिए हम लोग करते हैं, वेरिएबल्स के लिए करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा था कि जब वेरिएबल्स होते हैं तो कौन सा चार्ट यूज़ करते हैं, एक्स बार चार्ट और आर चार्ट यूज़ करते हैं। और जब एट्रीब्यूट्स हम लोग पढ़ते हैं तो कौन सा चार्ट यूज़ करते हैं, पी चार्ट एंड सी चार्ट यूज़ करते हैं। तो ये दोनों चार्ट जो हम लोग यूज़ करेंगे वो किसके लिए यूज़ करेंगे, वेरिएबल्स के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स आई जो हम लोगों ने लिखा है, x1 x2 x3, ये रीडिंग्स हैं। ये रीडिंग्स का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि आप डे 1 के आपने 4 अलग अलग सैंपल ले लिए, ठीक है, और मान लीजिए कि आप क्या मेज़र कर रहे हैं, आप ब्रेड्थ मेज़र कर रहे हैं। अगर आप ब्रेड्थ मेज़र कर रहे हैं 4 2 7 2 5, ये सेंटीमीटर मान लीजिए आपने दे दिया है, तो x1 हो गया, ये x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया और x5 हो गया। तो ये सारे क्या हो गए आपके, ये रीडिंग्स हो गए। अब आर आई क्या होता है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आपको आर निकालना हो या रेंज निकालना हो हर सैंपल का, अगर हर एक सैंपल का आपको रेंज निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन। अभी क्या होता है, एक्स मैक्स के यहाँ पे 7 है, एक्स मिनिमम कितना है 2 है, तो आर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सैंपल का मीन। सैंपल का मतलब ये हो गया कि डे 1 में जो हम लोगों ने ये जो 5 सैंपल लिए थे, नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए, मतलब कि सॉरी सैंपल साइज कितना हो गया, 5 का हो गया, और नंबर ऑफ सैंपल कितना हुआ, केवल 1 हुआ। क्यों, क्योंकि केवल डे 1 का हम लोगों ने एक सैंपल लिया है, उस सैंपल में कितने आइटम्स हैं, 5 आइटम्स हैं। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पे हम लोग कैपिटल N से इसको डिनोट करेंगे, यहाँ पे हम लोग उसको कैपिटल N से डिनोट करेंगे, कैपिटल N इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं सैंपल का मीन क्या होता है। सैंपल का मीन का मतलब ये होता है, जिसको कि हम लोग एक्स आई बार लिख रहे हैं, ये हो गया कि जो डे 1 के सारे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5, आप क्या करेंगे, इसका मीन निकाल लेंगे। 4 प्लस 2 6, 6 and 7 13, 13 and 2 15, and 15 and 5 20, 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4। तो आपका एक्स आई बार कितना आ गया है, आपका एक्स आई बार जो आ गया है वो 4 का आ गया है दोस्तों। ठीक है, अब आइए चलते हैं एक्स डबल बार के बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए मुझको थोड़ा सा इसको, इस चार्ट को यहाँ पे रब करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि डे 1 का आपने निकाल लिया है, अब आप क्या करेंगे, इसके लिए आपने एक्स आई बार निकाल लिया, आपने एक्स आई बार कितना निकाला, डे 1 का 4 निकाल लिया। मान लीजिए कि यहाँ पे डे 2 भी होता, और डे 2 में हो जाता है 2 4 4 3 8, तो आप x2 बार भी निकाल लेते। x2 बार आप कितना निकाल लेते, आप निकाल लेते 2 प्लस 4, कितना निकालते आप, 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8, सारा आप ऐड कर देते। 4 प्लस 2 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 एंड 8 21 डिवाइडेड बाई वॉट 5, ये कितना हो जाता 4.2। ओके, तो ये वैल्यू आपकी आ जाती 4.2। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों इस केस में अगर दूसरे दिन का अगर हम लोग सैंपल लिया था तो हम लोगों ने देखा था उसका एक्स आई बार कितना आ गया, x2 बार कितना आ गया 4.2, और पहले दिन का एक्स आई बार कितना आया, x1 बार 4 आ गया। अब देखिए हम लोग R1 निकाल लेते हैं पहले दिन का। पहले दिन का हम लोगों ने R1 कैसे निकाला था, 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से आप सेकेंड डे जो सैंपल हो गया, अच्छा एक बात बताइए, अब कितने सैंपल्स हैं, नंबर ऑफ सैंपल, के नहीं हम लोगों ने बोला था, हम लोग उसको n से डिनोट करेंगे। अगर हम लोग उसको n से डिनोट करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। R2 जो आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8, मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6,
तो हम लोगों ने x1 बार निकाल लिया, x2 बार निकाल लिया, r1 निकाल लिया, r2 निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x डबल बार निकालना चाहेंगे। अब x डबल बार क्या होता है, x1 बार प्लस x2 बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे केवल 2 सैंपल्स लिए गए हैं। तो हम लोग पहले दिन का जो सैंपल हम लोगों ने लिया था उसका x1 बार हम लोगों ने निकाल लिया, जो दूसरे दिन का सैंपल लिया था उसका हम लोगों ने x2 बार निकाल दिया, डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। और यहाँ पे कितने सैंपल्स हैं, टोटल 2 सैंपल्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको करेंगे 4 प्लस 4.2 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 8.2 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 4.1। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या कर लेंगे अब इसको, ये हम लोगों ने निकाल लिया है, ये वैल्यू कितनी निकाल ली है, 4.1। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आर बार भी कैलकुलेट कर लेंगे। आर बार क्या हो जाएगा, सेम R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। यहाँ पे देख लीजिए सिग्मा आर डिवाइडेड बाई एन, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं वैल्यू 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 5.2। तो हम लोग की वैल्यू कितनी आ गई, हम लोग की जो आर बार की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 5.2। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया है, x डबल बार निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 4.1, और r बार निकाल लिया जो कि 5.2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट, क्योंकि नॉर्मल चार्ट पे बेस्ड है तो डेफिनेटली क्या होगा, एक अपर लिमिट आएगा, एक लोअर लिमिट आएगा। हम लोग हर जगह क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, साइजेस बनाने हैं, सैंपल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। क्योंकि आपको क्या करना है, या तो आपको सामान कहीं से लेना है या आपको सामान कहीं पे क्या करना है, उसको सेल करना है मार्केट के अंदर। तो एक्स बार चार्ट की जो अपर लिमिट हम लोग लिखते हैं वो देखिए कैसे लिखते हैं, वो होता है जो कंट्रोल लिमिट आता है वो क्या आ जाएगा, एक्स डबल बार, यानी कि यहाँ पे वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 4.1। ठीक है, अब अगर प्रोसेस के अंदर मान लीजिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हम लोग को नोन है, ठीक है, मान लीजिए कि 0.004 ये वैल्यू दे दिया रहता, तो हम लोग क्या करते, उसको 3 इंटू 0.004, दैट मीन 0.012, ये वैल्यू क्या करते, अपर कंट्रोल लिमिट के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, +3 सिग्मा हम लोग ऐड कर देते। ठीक है, सिमिलरली लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए हम लोग क्या कर देते, अगर ये वैल्यू पता रहता तो हम लोग क्या कर देते, एक्स डबल बार यानी कि 4.1 माइनस 0.012 हम लोग ये सब्सट्रैक्ट कर देते। अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते तो देखिए हम लोग का ये कंट्रोल लाइन मिल जाता, ये हम लोग का कंट्रोल लाइन हो जाता, ये हम लोग का क्या हो जाता, अपर कंट्रोल लिमिट हो जाता, और ये हम लोग का क्या हो जाता है, लोअर कंट्रोल लिमिट हो जाता। मान लीजिए कि ये डे 1। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये देखा कि अगर मान लीजिए कि डे 1 का सैंपल अगर रहता, अगर ये डे 1 का सैंपल रहता तो हम लोग क्या करते, उसको प्लॉट कर लेते। अगर मान लीजिए कि डे 1 का जो x1 बार आ रहा है ये क्या है, ये x1 बार की वैल्यू है, कंट्रोल लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई है 4.1, और पहले दिन के सैंपल का x1 बार कितना आया था 4, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता 4 आपका। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करते, डे 2 का प्लॉट कर लेते, मान लीजिए कंट्रोल लिमिट से ऊपर आ जाता, ठीक है, और अपर कंट्रोल लिमिट से नीचे रहता तो आप क्या कर देते, यहाँ पे इसको प्लॉट कर देते। फिर इसी तरीके से आप थर्ड डे अगर रहता तो आप डे 3 के लिए प्लॉट कर देते, फिर आप डे 4 के लिए, फिर आप डे 5 के लिए, और डे 6 के लिए आप इस तरीके से प्लॉट कर देते। और आप जो इस तरीके से क्या देख रहे हैं, ये आपका कंट्रोल लिमिट इस तरीके से बन जाता है। अब अगर मान लीजिए कि डे 7 रहता अगर, और डे 7 यहाँ पे कहीं पे आ जाता, यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट से ज़्यादा आ जाता, तो अगर इफ एनी सैंपल मीन, सैंपल मीन का मतलब मैं केवल एक्स बार के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई सा भी एक्स बार, जैसे कि मैं x7 बार ले रहा हूँ, अगर इफ सपोज 7th डे का सैंपल है, एक्स बार इज above upper control limit, then that sample is rejected। हम लोग क्या करते हैं उस कंडीशन में, सैंपल को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक एक और चीज़ आपको बताना है कि अगर मान लीजिएगा आपको एग्जाम में सिग्मा ना दे करके, क्या होता है कि कई बार हम लोग को वैल्यूज इस टाइप से हम लोग लिख लेते हैं, A2 R बार के टाइप से। ठीक है, ये क्या होता है, A2 की वैल्यू जो होती है वो आपको एग्जाम में गिवन रहेगी, गिवन इन द एग्जाम।
तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में कहीं और देखते हैं, एक काम करते हैं, इस वैल्यू को फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। जो डे 1 के हम लोगों ने सैंपल निकाल लिए हैं, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन में जो हम लोग की वैल्यूज़ हो जाती हैं वो कुछ इस तरीके से आ जाती हैं कि जो हम लोग का अपर कंट्रोल लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स डबल बार प्लस ए टू आर बार, कंट्रोल लिमिट आपका हो जाएगा एक्स डबल बार, और लोअर कंट्रोल लिमिट जो हो जाएगा आपका हो जाएगा एक्स डबल बार माइनस ए टू आर बार। ठीक है दोस्तों, एक्स डबल बार की वैल्यू हम लोगों ने कितनी ले रखी है, 4.1 ले रखी है, और आर बार की वैल्यू हम लोगों ने जब कैलकुलेट करी थी तो वो वैल्यू आ रही थी 5 या 5.1, जो भी मान लीजिएगा, अभी कुछ देर के लिए एग्जांपल के लिए हम लोग 5 मान लेते हैं। अच्छा, A2 की वैल्यू कितनी हम लोग को मान लीजिएगा 0.8 दे रखा है। अगर A2 की वैल्यू 0.8 दी गई है, अगर सपोज करिए आपको A2 का वैल्यू 0.8 दिया गया है, तो इस कंडीशन में अपर कंट्रोल लिमिट कितना हो जाएगा, 4.1 प्लस 0.8 इंटू 5 दैट मीन्स 8.1। कंट्रोल लिमिट तो 4.1 ही रहेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो लोअर कंट्रोल लिमिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4.1 माइनस 4, इसका मतलब 0.1। तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ये लिमिट जो आ जाएगा वो 8.1 आ जाएगा, ये लिमिट कितना हो जाएगा, ये लिमिट हो जाएगा 4.1, और ये लिमिट कितना हो जाएगा 0.1। अब हर एक दिन के सैंपल आप लेंगे, हर एक दिन के आप सैंपल मीन बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि डे 1 में 5 आइटम्स हैं, आप सारे आइटम्स को ऐड कर देंगे, आप x1 बार निकाल लेंगे पहले दिन का। सेम चीज़ आप दूसरे दिन के लिए करेंगे, सेम चीज़ आप जितने भी आपके नंबर ऑफ सैंपल्स दिए आप सबका x बार निकाल लेंगे। अच्छा, इसी तरीके से आप हर एक सैंपल, हर एक दिन का, यानी कि पर सैंपल आप r निकालेंगे। r क्या होता है, जो वेरिएंस होता है, जो कि डिफरेंस होता है। तो आप क्या कर लेंगे, हर एक दिन का निकाल लेंगे। उसके बाद आप x डबल बार निकालेंगे, सारे x1 बार को आप ऐड करेंगे ऊपर से नीचे तक, और नंबर ऑफ सैंपल्स जितने भी हैं, डे 1 का एक सैंपल, डे 2 का, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 करके नीचे तक आप जाएंगे। नंबर ऑफ सैंपल्स कैपिटल N है, सारे x बार को आप क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे। आपका क्या हो जाएगा, सारे x बार को ऐड करना है, सिग्मा x बार डिवाइड बाई अगर आप n कर लेते हैं तो आपका उस कंडीशन में क्या निकल जाएगा, x डबल बार निकल जाएगा। उसी तरीके से आपका r बार देखिए कैसे निकलेगा। आप क्या करेंगे, आप हर एक दिन का r r r निकालते चल रहे हैं, और आप एक साथ सारे r को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर देंगे, आपका r बार निकल जाएगा। अब जब x डबल बार चार्ट के लिए आप करते हैं तो अपर कंट्रोल लिमिट क्या होता है, x बार प्लस 3 सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वेश्चन के अंदर हो सकता है आपको दिया रहेगा। अगर मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्म में नहीं दिया तो आपको कुछ कांस्टेंट की वैल्यू पकड़ दे देगा वो, जैसे कि a की वैल्यू दे दी आपको, इस एग्जांपल हमने देखा 0.8 की वैल्यू जैसे आपको दी हुई थी, ठीक है। तो आपने क्या किया कि r बार निकाल लिया था, उस कंडीशन में आप क्या निकालेंगे, x डबल बार प्लस a इंटू आर बार आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कंट्रोल लिमिट आपका x डबल बार ही रहेगा, लोअर कंट्रोल लिमिट में आप क्या करेंगे, x बार माइनस ए टू आर बार कर देंगे, आपकी कंट्रोल लिमिट्स मिल जाएंगी। अब आप कंट्रोल चार्ट जब प्लॉट करेंगे तो कंट्रोल चार्ट्स के ऊपर आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पे आपने कंट्रोल चार्ट्स के ऊपर देखा कि आप एक अपर कंट्रोल लिमिट बनाते हैं, आप एक कंट्रोल लिमिट बनाते हैं, लोअर कंट्रोल लिमिट बनाते हैं, हर एक दिन का सैंपल प्लॉट करते हैं। अपर कंट्रोल लिमिट से जिस दिन का सैंपल गया वो सैंपल क्या हो जाएगा, उस दिन सिस्टम क्या है, उस दिन सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर है, ठीक है। क्यों ऑर्डर है, कोई असाइनेबल कॉज आया है, कोई रैंडम कॉज नहीं, असाइनेबल कॉज है। अगर देखिए रैंडम कॉज आता तो क्या होता, अगर आपके केस में अगर मान लीजिए कि रैंडम कॉज अगर आ गया होता तो देखिए कुछ इस तरीके से होता, आप समझिएगा इस चीज़ को, ये आपका कंट्रोल लिमिट हो जाता। अगर दोस्तों, अगर आपका रैंडम कॉज आता तो आपका डे 1 का सैंपल यहाँ आता, डे 2 का यहाँ आता, डे 3 का यहाँ आता, डे 4 का यहाँ आता, डे 5 का यहाँ आता, डे 6 का यहाँ पे आ जाता, और डे 7 ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता। तो आप क्या बोलते हैं यहाँ पे डायरेक्टली देख करके, आप मुझसे ये कहते हैं कि सर ये तो देख के ही लग रहा है, ये तो देख के ही पता लग जा रहा है कि सर इसमें एक टाइप का पूरा ट्रेंड आ रहा है, इसमें अगर एक टाइप का पूरा ट्रेंड आ रहा है तो सर अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर तो उसको जाना ही था। या इस तरीके से अगर मान लो कि आप हर एक दिन के सैंपल्स प्लॉट होने लगे तो अब क्या बोलते हैं कि कोई रैंडम प्रॉब्लम है, हो सकता है मशीन क्या है, हो सकता है मशीन इज फॉल्टी। तो अगर आपकी मशीन अगर फॉल्टी है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपके इस तरीके से रैंडम एरर्स आने चालू कर देंगे।
सिमिलरली देखिए आर बार चार्ट के लिए क्या प्लॉट करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, ये कंट्रोल लिमिट है, ये लोअर कंट्रोल लिमिट, ये अपर कंट्रोल लिमिट। तो आर बार के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि पहले आपने आर बार निकाली, ये कैसे निकाला, ये सिग्मा आर निकाल लिया डिवाइडेड बाई कैपिटल एन कर दिया आपने, तो वैल्यूज आपके सारे अलग अलग आर के निकल गए। उसके बाद प्लस 3 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा किसके लिए, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए, ठीक है। अगर वो वैल्यूज नहीं दिए हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अपर कंट्रोल लिमिट में D4 आर बार ले लेंगे और लोअर कंट्रोल लिमिट में हम लोग D3 आर बार ले लेंगे, और यहाँ पर भी D4 की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2.826 या 286 या 2.286 या फिर 3.1, इस तरीके से हम लोग को वैल्यू गिवन इन द एग्जाम। और सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए हम लोग को वैल्यू दी रहेंगी। These value will be provided in your exam. You don't have to worry about these values. Now coming to an important thing which can be asked in the exam, and you have to remember this thing, that if the sample size is less than equals to 6, अगर आपका सैंपल का जो साइज है, पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, 4 5 यहीं तक आपने रखा था, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपका सैंपल है, उस कंडीशन आपका D3 बार 0 होता है। जैसे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि फॉर n इज इक्वल टू 4 द लोअर कंट्रोल लिमिट ऑफ R बार चार्ट इज, ऑप्शन ए, आपको ऑप्शन प्रोवाइड होगा 0 B1 C2 और D3। तो एग्जाम में अगर आप पढ़ के इस चीज़ को नहीं गए हैं तो आपको ये लगेगा कि कोई सा भी आंसर हो सकता है, बट अगर आपको ये चीज़ पता है कि D3 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लोअर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट 0 हो जाएगा। आप इसी तरीके से क्या करेंगे, हर एक दिन का प्लॉट करेंगे और आप रेंज निकाल लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात ये आती है कि अगर एक्स बार चार्ट से काम चल जा रहा था तो आर चार्ट की हम लोग को जरूरत क्यों पड़ी, हम लोग को क्यों निकालना पड़ा। तो देखिए वो इसलिए हम लोग को निकालना पड़ा, वाई डू वी नीड आर बार चार्ट। आर बार चार्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है दोस्तों क्योंकि एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझ लेते हैं। सपोज करिए सैंपल 1 है और सैंपल 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, 10.5 10.5 10 एंड 10, ठीक है। एक्स बार की वैल्यू अगर आपने निकाली, कैसे निकाली, 10.5 प्लस 10.5 कितना हो गया, 21, 21 प्लस 10 31, 31 प्लस 10 41, 41 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 10.25, ठीक है। अब सैंपल 2 दिया था, उसके दो एलिमेंट दिए हुए थे, 8.5 8.5 12 एंड 12, आपने ऐड करना चालू किया सबको, 8.5 8.5 कितना हो गया, 17, 17 प्लस 12 29, 29 प्लस 12 हाउ मच, 41 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 10.25। वैल्यूज दोनों सैंपल की अलग अलग हैं बट एक्स बार चार्ट की वैल्यू सेम आ गई हैं। अब एक्स बार चार्ट की अगर वैल्यूज या एक्स बार अगर सेम आ गया है दो अलग अलग सैंपल्स का, तो दोनों में डिफरेंशिएट कौन से बेसिस पे आप करेंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे। तो आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपको दिक्कत होने लगेगा क्योंकि आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये सैंपल लेना चाहिए वो सैंपल लेना चाहिए। तो आर बार चार्ट देखिए उस टाइम पे कैसे हेल्प करता है कि इन बोथ द केसेस मीन वाज सेम एंड मीन वाज हाउ मच, 10.25 mm या cm जो भी रहेगा। तो उस समय आप क्या करते हैं, रेंज फॉर सैंपल 1 आप कैलकुलेट करेंगे। तो पहले दिन का जब आप सैंपल 1 कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 10.5 माइनस 10, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.5 mm, ठीक है। और अगर आपने दूसरे दिन का सैंपल कैलकुलेट किया, रेंज कैलकुलेट किया, तो दिस माइनस दिस विल बी इक्वल्स टू 3.5 mm आ जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ से कि क्लियरली द रेंज फॉर sample 2 was greater in case of greater in case of नहीं, greater than हम लोग को लिखना था, was greater than sample 1। तो एक बात बताइए, दोनों सैंपल्स में से वेरिएशन किसके अंदर ज़्यादा है, तो फिर वेरिएशन सैंपल 2 के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक बात बताइए, भले से एक्स बार चार्ट सेम है लेकिन अगर रेंज बहुत ज़्यादा आ रहा है तो क्या आप कभी प्रोडक्ट में यूज़ कर पाएंगे,
कभी आप प्रोडक्ट में नहीं यूज कर पाएंगे, अपने अपने काम में नहीं आप उसको यूज कर पाएंगे, तो आप सैंपल 2 को किस बेसिस पे रिजेक्ट करेंगे? अब एक्स बार की वजह से नहीं आप रिजेक्ट कर रहे हैं, आप किस वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं? रेंज की वजह से। आप क्या बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा रेंज अगर आपको मैन्युफैक्चरर दे रहा है, जो आपको सप्लायर है, तो आप क्या बोलेंगे कि ठीक है आप एक्स बार तो हमको सही दे रहे हो, बट आपने आर बार जो हम लोग को दिया है सैंपल का, जिसके अंदर आपने इतनी ज्यादा रेंज रख दी है कि हम लोग का जो एक्चुअल एप्लीकेशन है उसमें तो हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम अपने एक्चुअल एप्लीकेशन के अंदर यूज ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तो सैंपल 2 तो हमारे काम का ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे उस समय? वी विल रिजेक्ट द सैंपल 2। हम लोगों ने क्या किया? सैंपल 2 को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, आइए देखते हैं एक और चीज। यहाँ पे देखते हैं कि क्या था कि दोनों केसेस में सैंपल तो सेम था। रेंज जो पहले सैंपल का हम लोगों ने निकाल लिया, रेंज सैंपल 2 का निकाल लिया। बिगर डिविएशन इन रेंज इन किस में? दोनों केसेस में, इन केसेस। ठीक है, तो आर बार चार्ट क्या करता है? हेल्प करता है प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में इन द प्रोडक्शन। कैसे? कि हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। ठीक है, अब आइए दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं एक्स बार चार्ट और आर चार्ट का। यहाँ पे हम लोगों को कुछ वैल्यूज प्रोवाइडेड है, यहाँ पे हम लोगों को कुछ वैल्यूज प्रोवाइडेड है अलग अलग। ए की वैल्यू प्रोवाइड है, D4 की वैल्यू प्रोवाइडेड है और D3 की वैल्यू प्रोवाइडेड है। D3 की वैल्यू अगर नहीं भी प्रोवाइडेड रहती तो हम लोग क्या देखते यहाँ पे, जैसे कि डे 1, डे 2, डे 3। डे 1 में जो मैन्युफैक्चरर था उसने क्या किया था? 4 आइटम्स प्रोड्यूस किए थे। ये आपका था X1, ये आपका था X2, ये आपका था X3 और ये आपका था X4। अगर 4 आइटम्स प्रोड्यूस किए थे, 4 मीटर या सॉरी नट्स है तो मिलीमीटर ही होगा। 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। ठीक है, हम लोग को क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना। हम लोग को ए का वैल्यू दिया है क्वेश्चन के अंदर, D4 दिया है, D3 दिया है। और जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ी वैल्यू शॉर्ट रहेंगी। मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है आपका? 3/4 का है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3। नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 4। लेकिन हम लोग एक बड़े क्वेश्चन के बेसिस पे इसको समझ लेते हैं ताकि हम लोग किसी भी टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी टाइप का प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर पाएंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि एग्जाम में ये तो क्या है एग्जाम्पल, ये नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4। 3/4 का है। एग्जाम में आपको 2/2 का प्रॉब्लम आ सकता है, 3/3 का प्रॉब्लम आ सकता है, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे, वो आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो चारों वैल्यूज दी हैं, तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है? आपको सैंपल का मीन निकालना है। सैंपल यानी कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक का एक सैंपल है। डे 1 एक सैंपल है। डे 1 सैंपल का आपने मीन निकाला, तो कैसे निकाल लिया? 4 + 5 कितना हो गया? 9। 9 एंड 4 13, 13 एंड 3 16। क्या किया हम लोगों ने? 16 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू हाउ मच? x1 बार की वैल्यू हम लोगों ने प्लॉट कर ली 4। सिमिलरली अगर हम लोग अब रेंज निकालने जाएं तो रेंज के लिए हम लोग अब क्या करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू पहले चूज करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू इज 5 एंड मिनिमम वैल्यू इज 3। सो 5 - 3 इज इक्वल्स टू 5 - 3 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 2। ठीक है दोस्तों, पहले सैंपल जो डे 1 का सैंपल था उसमें 4 अलग अलग एलिमेंट्स थे। सैंपल साइज कितना था यहाँ पे? यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, और कैपिटल N क्या है? कितने दिनों के सैंपल दिए हुए आपको? 3 दिन के सैंपल दिए हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके इस एग्जांपल में? n की वैल्यू कैपिटल N 3 हो गया, और सैंपल का साइज हो गया, ये हो गया आपका सैंपल साइज, ये आ गया आपका 4। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया हम लोग को। आइए उसी तरीके से हम लोग डे 2 के बारे में भी देख लेते हैं। 7 + 2 9, 9 9 18, 18 एंड 2 20। तो कितना हो गया? 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हाउ मच? 5। तो ये वैल्यू हम लोगों ने लिख दिया 5। और अब आ जाते हैं आर के ऊपर। आर की वैल्यू हम लोगों ने देखी, तो मैक्सिमम वैल्यू है 9 और मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे ये वाला 2 आप ले लो, या आप क्या करो, ये वाला 2 ले लो। जो भी आप वैल्यू लोगे क्या आएगा? 7 आ जाएगा रेंज का वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो थर्ड सैंपल है। थर्ड सैंपल के बारे में फिर से x बार निकाल लेते हैं। तो देखिए 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16 एंड 8 कितना हो गया? 24। 24 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू वॉट? 6। यहाँ पे हम लोगों ने 6 लिख लिया x1 बार में। और सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 8। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 5। तो 8 - 5 इज इक्वल टू 3।
ये निकल गया हम लोग का एक्स बार और आर बार। अब देखिए x1 बार जो निकला हम लोग का वो आ गया है 4, मैं इसको ब्लू पेन से लिख देता हूँ 4। x2 बार जो आया है वो कितना आ गया हम लोग का 5, x3 बार कितना आ गया 6। अब देखिए x डबल बार कैसे निकालते हैं। x डबल बार निकालने का तरीका होता है सारे x1 यानी कि 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाई n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 दिन के सैंपल लिए गए हैं तो 4 प्लस 5 9, 9 एंड 6 15, 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5। x1 डबल बार की वैल्यू आ गई है, x डबल बार की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग यहीं पे x बार लिख लेते हैं। सिग्मा x बार इज इक्वल टू कितना हो जाता है 15 और सिग्मा आर आई कितना हो जाता है 2 प्लस 7 9, 9 एंड 3 12, ठीक है। अब आइए आर बार पे चलते हैं। आर बार क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइड बाई n, या इसको ये भी लिखते हैं सिग्मा आर आई डिवाइडेड बाई n। तो बताइए कितना हो जाएगा 2 प्लस 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, 2 प्लस 7 9, 9 एंड 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4। ये क्या आ गया हम लोग का आर बार आ गया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं वैल्यूज को फिर से लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हम लोग को कितनी दी हुई थी 0.8, दोस्तों D4 की जो वैल्यू दी हुई थी वो कितनी दी हुई थी 2.3, और दोस्तों D3 की अगर नहीं भी वैल्यू दी रहती तो हम लोग को पता रहता क्या कि बिकॉज n इज लेस देन 6 देयरफॉर क्या हो जाता, n की वैल्यू जो है वो लेस और इक्वल्स टू 6 है, इसलिए D3 की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली क्या होनी थी 0 ही होनी थी। आइए अब हम लोग को क्या करने हैं कंट्रोल चार्ट्स प्लॉट करने हैं। तो देखिए कंट्रोल चार्ट जो होगा वो x बार चार्ट के लिए सबसे पहले देखते हैं, तो वो तो x डबल बार ही हो जाएगा और x डबल बार की वैल्यू कितनी है यहाँ पे वो है 5। अच्छा अपर कंट्रोल लिमिट क्या होता है x डबल बार प्लस आपने खुद ही बताया था ए आर बार, तो यानी कि 5 प्लस a की वैल्यू दे रखी है 0.5 और r की वैल्यू दे रखी है 4, तो ये वैल्यू जो हो जाएगा 0.8 इंटू 4, ये हो जाएगा 3.2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8.2। सिमिलरली लोअर कंट्रोल लिमिट जो आ जाएगा 5 माइनस 0.8 इंटू 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.2, 5 माइनस 3.2 इज इक्वल टू हाउ मच 1.8। तो ये जो लिमिट आया है मेरा अपर लिमिट आया है वो आया है मेरा 8.2 का, रख लेते हैं हम लोग। जो लोअर लिमिट आया है सॉरी जो कंट्रोल लिमिट आया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कंट्रोल लिमिट है हम लोग का, दिस इज आवर कंट्रोल लिमिट, दिस इज आवर अपर कंट्रोल लिमिट एंड दिस विल बी आवर लोअर कंट्रोल लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ लोअर कंट्रोल लिमिट इज 1.8। अब मैं यहाँ पे डे 1 का सैंपल लिख रहा हूँ, डे 2 का सैंपल लिख रहा हूँ और डे 3 का सैंपल लिख रहा हूँ। जो डे 1 का सैंपल था उसका x1 बार आप बताइए कितना है 4, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे 4 प्लॉट कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। डे 2 का सैंपल आप बताइएगा मीन कितना है 5 और डे 3 का कितना है 6, तो डे 2 का है बिल्कुल आपके कंट्रोल लिमिट पे है और डे 3 का क्या है 6 है। तो आपने क्या देखा, आपका इस तरीके से आपने क्या किया कंट्रोल चार्ट्स को प्लॉट कर लिया और आपने क्या बोला फ्रॉम x डबल बार चार्ट्स values are inside the limits and process is under control, ठीक है दोस्तों। अब आइए चलते हैं आर बार चार्ट के लिए पढ़ते हैं। तो आर बार चार्ट के लिए दोस्तों क्या हो गया कि देखिए सबसे पहले तो हम लोग लोअर कंट्रोल लिमिट पे आता है, लोअर कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगा D3 आर बार, ये क्या होना है 0 होना है, क्यों क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया है कि जब n की वैल्यू लेस देन 6 होती है तो D3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, D3 की वैल्यू उस केस में 0 हो जाती है। अब चलते हैं अपर कंट्रोल लिमिट D4 आर, D4 की वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में कितनी दी हुई थी 2.3 दी हुई थी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.3 इंटू कितना है आर का वैल्यू, आर का वैल्यू दे रखा है हम लोग को 4, तो 4 पॉइंट इंटू 3 2 एंड 4 टू 8 9.2 mm आ जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल लिमिट क्या आ जाएगा, केवल CL जो हम लोग बोलते हैं सेंट्रल लाइन है, इसको सेंटर लाइन बोलते हैं, कंट्रोल लिमिट नहीं बोलते हैं, इसको सेंटर लाइन बोलते हैं, ठीक है। सेंटर लाइन जो हम लोग का आ जाएगा वो आर बार के बराबर आ जाएगा यानी कि 4, तो जो हम लोग का कंट्रोल लिमिट प्लॉट होगा
वो कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा कि लोअर लिमिट 0 पे आएगा, जो सेंटर लाइन है वो 4 पे आएगा, और जो अपर कंट्रोल लिमिट है वो 9.2 पे आएगा। अब एक काम करते हैं, हर एक दिन का R1 R2 देख लेते हैं। पहले दिन का R1 कहाँ पे है, 2 पे है। तो बिल्कुल अगर मान लीजिए आप यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो ये आपका पहले दिन का सैंपल हो जाएगा। ये अगर मान लीजिए दूसरे दिन और ये तीसरे दिन, ये 1 2 और 3 आपका डिनोट कर रहे हैं सैंपल जिस जिस दिन का लिया हुआ है। तो पहले दिन की वैल्यू आ गई है 2, जो दूसरे दिन का हम लोगों ने R देखा है वो है 7, और तीसरे दिन का है 3। तो जो दूसरे दिन का आ रहा है वो कितना आ रहा है सैंपल हम लोग का, 7। ये कितना हो गया 7, ये हो गया 2, और उसके बाद की वैल्यू थर्ड दिन का कितना है, थर्ड डे का है 3। तो फिर से कहाँ पे आ गए यहाँ पे, 2 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हर एक दिन के सैंपल्स को प्लॉट कर दिया। और हम लोग को यहाँ पर भी क्या आ गया कि फ्रॉम R बार चार्ट आल्सो प्रोसेस अंडर कंट्रोल। तो दोस्तों हम लोग को क्या समझ में आ गया कि प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। आइए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। कुछ इसी टाइप का प्रॉब्लम है जिसके अंदर की क्या हुआ है, हम लोग को डे 1 डे 2 डे 3 डे 4। तो एक बात बताइए, इस डायरेक्शन में अगर आप गए तो आपने क्या बोला कि सर नंबर ऑफ सैंपल्स कितने लिए गए हैं, आपने बोला सर नंबर ऑफ सैंपल्स क्या लिए गए हैं, 4। फिर आप इस डायरेक्शन में जब गए तो आपने मुझको बोला कि सर सैंपल साइज भी 4 आइटम्स का ही है। अच्छा देखिए दोस्तों, ये टेबल हम लोगों ने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसकी वैल्यूज़, क्योंकि ये डेसिमल में था इसलिए वैल्यूज़ पहले से लिखी हुई हैं, वो हम लोग अभी आते हैं। देखिए, और साथ में क्या हुआ था, ए की वैल्यू दी हुई थी 0.729, D4 की वैल्यू हम लोग को दे दी थी, और D3 नहीं दिया था, तो D3 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0, बिकॉज n इज लेस एन इक्वल टू 6 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x1 बार निकाल लेंगे। तो x1 बार देखिए कैसे निकालते हैं, x1 1.2 प्लस 1.24 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, यानी कि स्मॉल n अगर आप कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये 1.235 आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ आप क्या करेंगे दोस्तों, सेम चीज़ आप करेंगे सेकेंड डे के सैंपल के लिए। सेकेंड डे आप देख रहे हैं। अच्छा एक मिनट, और चीज़ हम लोग आर देख लेते हैं। आर के लिए ये बताइए, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है दोस्तों 1.25, और मिनिमम वैल्यू कितनी है 1.2। तो माइनस अगर आप कर देंगे तो 0.05 आ जाएगा आपका R1, ये आपका हो गया R1। सिमिलरली ये x1 बार है, x1 बार कितना 1.235। सिमिलरली आप दूसरे दिन के सारे सैंपल्स को आप ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो तो 1.235 आ जाएगा, और R की बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.14। अगर आप चाहें तो खुद से आप अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम है आप ये वैल्यूज, आप यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ को खुद से कंस्ट्रक्ट करिए। ठीक है, और आप देखिए सबको इसमें से 1 2 3 4 को हमने ऐड किया, और हमने क्या किया, ये x2 बार बना लिया, फिर ये हम लोगों ने R2 निकाल लिया। फिर इसी तरीके से दोस्तों हम लोगों ने क्या किया कि डे 3 के लिए अलग अलग जो एलिमेंट्स दिए हुए थे उनका सबका ऐड करके और सैंपल साइज से डिवाइड किया तो 1.205 मिला, और सिमिलरली क्या मिल गया हम लोग को, R3 मिल गया। और यही काम हम लोगों ने डे 4 के लिए भी कर लिया, तो डे 4 के लिए भी हम लोग को क्या हो गया, वैल्यूज मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर x डबल बार की वैल्यू बताएं तो देखिए x डबल बार कैसे निकलेगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये जो चारों वैल्यूज़ हैं इन चारों वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और सैंपल साइज नहीं नंबर ऑफ सैंपल से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपका x डबल बार की वैल्यू कितनी आ गई 1.2। अच्छा आर बार आप कैसे निकालेंगे, R1 R2 R3 R4 सबको आप ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको आर बार निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया अपर कंट्रोल लिमिट, ये हो गया सेंटर लाइन, और ये क्या हो गया लोअर कंट्रोल लिमिट। ठीक है, तो दोस्तों अगर x डबल बार निकल गया है, अगर x डबल बार आपका निकल गया तो अपर कंट्रोल लिमिट क्या हो जाता है, AR बार। अब AR बार यानी कि R बार आपको पता है, A आपको पता है, आपने ऐड कर दिया तो वैल्यू आ गई आपकी 1.3। जहाँ सेंटर लाइन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.2 ही आएगी, और जो लोअर कंट्रोल लिमिट आया वो 1.09 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 1 2
3 और 4 दिन के सैंपल्स को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग प्लॉट करने वाले हैं। तो देखिए पहले दिन का x1 बार कितना आया, 1.235 आया, तो 1 से ज़्यादा आ गया ये वैल्यू, तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब सेकेंड डे का भी कितना आ रहा है, 1.235, वो भी यहीं पे आया। थर्ड डे का कितना आ रहा है, 1.205, तो 1.205 कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया। और फोर्थ डे का 1.125 आया, यानी कि आपका कहाँ गया ग्राफ, कंट्रोल लिमिट से नीचे आ जाएगा। तो अगर हम लोग चाहें तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लॉट कर लिया, और हम लोगों ने क्या बोल दिया, हम लोगों ने ये बोल दिया कि अकॉर्डिंग टू एक्स डबल बार चार्ट प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोगों ने क्या बोला कि प्रोसेस जो हम लोगों का क्या है वो अंडर कंट्रोल है एक्स बार चार्ट के लिए। ठीक है, आई होप कि ये हम लोग का समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी देर हम लोग आर बार चार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने एक्स बार चार्ट इस एग्जाम्पल का निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके आर बार चार्ट के ऊपर मूव करते हैं। तो देखिए दोस्त, जो सेंटर लाइन की वैल्यू आई थी दोस्तों, वो क्या आई थी, आर बार के बराबर ही होगी। वो कितना हो गया, 0.1375। ठीक है, जो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सारे R1, R2, R3, R4 को ऐड किया। जो हम लोगों ने R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 को ऐड किया, सैंपल साइज से डिवाइड किया, तो वहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, सेंटर लाइन की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये हो गया सेंटर लाइन। अब हो गया अपर कंट्रोल लिमिट होता है और एक लोअर कंट्रोल लिमिट होता है। लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू यहाँ पे 0 की, क्यों, क्योंकि सैंपल साइज की वैल्यू कितनी है, लेस देन और इक्वल टू 6 है, 4 ही है। ठीक है, जो अपर कंट्रोल लिमिट होता है उसके लिए D4 इंटू आर बार करते हैं। अब दोस्तों D4 की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में 2.282। D4 की जो वैल्यू है सॉरी 2.282 है, उसको जब हम लोग आर बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3137 आ जाएगा, और सेंटर लाइन की वैल्यू 0.1375 है। ठीक है, अब आइए हर एक दिन का सैंपल प्लॉट कर लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और हर एक दिन का सैंपल प्लॉट जब हम लोगों ने किया तो हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट है 0.05, तो फर्स्ट सैंपल की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सेकंड है 0.14, तो 0.14 जो होगा वो थोड़ा सा स्लाइटली सेंटर लाइन से ऊपर आ जाएगा। फिर 0.16 एंड 0.2, 0.16 की वैल्यू आ जाएगी जो आपकी, वो कहीं यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और 0.2 यहाँ पे आएगा। अगर हम लोग सारे पॉइंट्स को मिला दें तो हम लोग क्या देखेंगे कि ऑल द डेटा पॉइंट्स, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ऑल द डेटा पॉइंट्स लाई अंडर control limits, therefore process is अंडर कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग को सारा समझ में आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने दोनों एग्जाम्पल से क्या समझा कि एक्स बार चार्ट और आर चार्ट को कैसे यूज़ करके हम लोग अपना पता कर सकते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल में है कि नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और हम लोग को समझ में आ गया कि आर चार्ट जो होता है उसको कैसे हम लोग को क्यों यूज़ करना होता है। आर चार्ट हम लोग, एक्स बार चार्ट क्या बताएगा, एक्स बार चार्ट ये बताता है, ये मीन को बताता है, और आर जो होता है वो क्या करता है, वेरिएशन को बताता है कि कितना हम लोग का चार्ट जो है वो ओवर वेरिएशन हो रहा है। अगर ओवर वेरिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन प्रॉब्लम होने लगेगा आपको। तो आई होप कि ये पॉइंट हम लोग का क्लियर है। आइए अब चलते हैं पी चार्ट के ऊपर। तो जो हम लोग का पी चार्ट होता है वो क्या करता है, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, ये हम लोग को पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को याद रखना है कि एक्स बार चार्ट और आर चार्ट जो होता है ये क्या करता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को करता है। जो पी चार्ट होता है वो क्या करता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, और जो सी चार्ट होता है वो क्या करता है, वो करता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 टाइप के हम लोग को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पता लग गया। सॉरी। तो दोस्तों पी चार्ट होता क्या है, पी चार्ट जो होता है ये क्या होता है,
ये होता है आपका फ्रैक्शन डिफेक्टिव का चार्ट है ये। फ्रैक्शन डिफेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, आपने एक सैंपल लिया n साइज का, n इज इक्वल टू 20 आइटम्स से सपोज करिए आप, इसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट जो आ गए वो 4 आइटम्स आ गए, तो आपका फ्रैक्शन डिफेक्टिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई n। आपका d था 4, आपका ये था 20, आपने क्या किया, पॉइंट लगाया तो ये 40 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 0.2, तो आपका फ्रैक्शन डिफेक्टिव कितना आ गया, 0.2। ठीक है, इसी टाइप से जो भी आपका सैंपल साइज क्या होगा इसके अंदर वेरी होगा। इसके अंदर एक और जो पॉइंट है वो नोटिस करने वाली बात है, वो ये है कि सैंपल साइज वेरीज। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, अगर मान लीजिए कि 4 सैंपल्स टोटल लिए गए, ठीक है, 4 सैंपल्स टोटल लिए गए, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हो गए, n इज इक्वल्स टू 4 हो गया, ये कैपिटल n है, कैपिटल N इज इक्वल्स टू 4 हो गया। ठीक है, कैपिटल N की वैल्यू हम लोगों ने कितनी ले ली है, 4 ले ली है। अब जो सैंपल साइज है अलग अलग दिन वो है 10, 15, 10 और 20। मान लीजिए ये सैंपल्स हम लोगों ने लिए, और हर एक सैंपल के अंदर हम लोग डिफेक्ट्स देखना चालू किए, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4। जब हम लोगों ने चारों सैंपल्स के डिफेक्ट देखने जब चालू किए थे, तो पहला जो सैंपल था उसके अंदर जो डिफेक्ट्स थे वो कितने आए, 2 आए। मान लीजिए सेकंड सैंपल जो हम लोगों ने देखा उसके अंदर डिफेक्ट कितने आ गए, 3 आ गए। फिर जो थर्ड डे हमने देखा 4 सैंपल आए, 4 डिफेक्ट आए। और जो नेक्स्ट डे हम लोगों ने सैंपल देखा उसमें मान लीजिए कि टोटल दो डिफेक्ट ही मिले हम लोगों को। अब हम लोग क्या करते हैं, हर एक सैंपल का फ्रैक्शन डिफेक्टिव कैलकुलेट कर लेंगे इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3, ये हो गया P4। जब हम लोग P1 कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू हाउ मच, ये आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 0.2, ये भी वैल्यू हम लोग की आएगी 0.2, ये वैल्यू आ जाएगी 0.4, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, सारे पी निकाल लिए। अब अगला जो काम होता है हम लोगों का इस केस के अंदर वो होगा n बार कैलकुलेट करने का, वो होता है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 डिवाइड बाई कैपिटल N। देखिए n1 कितना था, 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना वैल्यू आ गया, ये वैल्यू हम लोग का आ गया 10 प्लस 15 25, 25 एंड 10 35, एंड 35 एंड 20 55 डिवाइड बाई 4, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.75, 13.75 क्या आ गया हम लोग का, n बार की वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, n बार की वैल्यू कितनी आ गई, 13.75। अब सिमिलरली हम लोग क्या कर लेंगे, p बार कैलकुलेट कर लेंगे। p बार हो गया P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डिवाइड बाई कैपिटल N। ये कितना आ गया, 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 4, तो 0.2 0.2 0.4, 0.4 एंड 0.4 0.8 एंड 0.9, 0.9 डिवाइडेड बाई 4। आप एक डेसिमल लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, 0.2। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.2, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 0.25, 0.225 आपका क्या आ गया, पी बार आ गया दोस्तों। तो ये तो एक बेसिक प्रोसीजर हम लोग को समझ में आया कि एन बार कैसे निकालते हैं और पी बार कैसे निकालते हैं, और कब इस तरीके का हम लोग सैंपल को यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर डिफेक्टिव आइटम पी की वैल्यू क्या आती है, डी बाई एन, ये हम लोगों ने देख लिया अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने इस तरीके सपोज करिए कि 0.2 निकाल लिया अपने क्वेश्चन में। पी बार कैसे होता है, सिग्मा पी यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 आपने ऐड किया, उसको नंबर ऑफ सैंपल्स से क्या किया आपने, डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ सैंपल्स आपके 4 थे, यहाँ से आपका आया था जो पी बार का वैल्यू आया था वो आया था 0.225। तो हम लोग के जो गिवन एग्जांपल था 0.225 आ गया पी बार अपने गिवन क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट, सेंटर लाइन और लोअर कंट्रोल लिमिट, तो पी बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.225। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अपर कंट्रोल लिमिट जो होता है वो पी बार प्लस 3 सिग्मा होता है, आपको पता है। और दोस्तों यहाँ पे जो सिग्मा आता है, अब मैं ये सारी वैल्यूज को रब करने जा रहा हूँ। अब जो यहाँ पे सिग्मा आता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, जो स्टैंडर्ड डिविएशन आता है दोस्तों वो हो जाता है हम लोगों का
स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू आती है वो होती है पी बार इंटू 1 माइनस पी बार डिवाइडेड बाई कैपिटल एन बार। अगर आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तो वहां पे आप देखेंगे कि इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये कहां से आता है, ये आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। ये मैथमेटिकल मॉडल है और ये आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, अपर लिमिट जो होगा उसमें आप प्लस करते हैं 3 सिग्मा, तो पी बार इंटू 1 माइनस पी बार डिवाइडेड बाई वॉट, एन बार। सिमिलरली आप क्या करेंगे, आप लोअर कंट्रोल लिमिट भी निकाल लेंगे। लोअर कंट्रोल लिमिट आपका हो जाएगा पी बार माइनस 3 सिग्मा, वहाँ पे ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, अगर आपको मान लीजिए को अपर कंट्रोल लिमिट होगा तो हम लोग को ये टेबल थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अब एक अपर कंट्रोल लिमिट प्लॉट करेंगे, फिर हम लोग एक लोअर कंट्रोल लिमिट को प्लॉट करेंगे और हम लोग एक सेंटर लाइन को प्लॉट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब पी बार 0.225 प्लस 0.225 इंटू 1 माइनस पी बार, ये वैल्यू जब आप निकाल लेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा यहाँ से, अपर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू निकल गई, फिर आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू निकल गई, फिर आपकी सेंटर लाइन पी बार वो तो 0.225 ही होगा। अब आप क्या करेंगे, सारे दिनों के सैंपल्स को प्लॉट कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि सारे दिन के फ्रैक्शन डिफेक्टिव जो आ रहे हैं वो इनसाइड द लिमिट्स आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस अंडर कंट्रोल हो जाएगा। इस केस में आपका प्रोसेस अंडर कंट्रोल होगा। और मान लीजिए कि अगर किसी दिन आपका सैंपल जो हो, ये सैंपल यहाँ ना हो करके और ये यहाँ चला जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका ये आउटसाइड आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, प्रोसेस नॉट अंडर कंट्रोल हो जाएगा। तो आई होप कि ये हम लोग को पी बार समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देखेंगे जिसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, ये समझ लेंगे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या था कि नंबर ऑफ सैंपल्स जो दिए हुए थे वो कितना दे दिए थे, 5 दिए हुए थे। नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं, 5। और हर एक दिन का जो सैंपल साइज है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, क्योंकि आप जो पहले दिन का सैंपल देख रहे हैं वो 4 का है, नेक्स्ट डे 7 का है, देन 6 का है, देन 7 का है, देन 6 का है। यानी कि क्या कर रहा है, सैंपल साइज क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ये देखिए आप, सैंपल साइज यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ डिफेक्ट जो है वो सारे सैंपल्स के हम लोग को प्रॉब्लम में दिए हुए हैं। अब एक काम करते हैं, P1 निकाल लेते हैं। P1 आपका आ जाएगा 1/4, ठीक है, ये जो भी आता है 0.25। P2 हम लोग निकाल लेंगे, P2 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 7। P3 आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 6। P4 आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 7 एंड P5 आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सारे P1 P2 P3 P4 एंड P5 निकाल लिया हम लोगों ने। जब सारे हम लोगों ने निकाल लिया तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा P निकाल लेंगे। तो सिग्मा P हम लोगों ने क्या किया, सबको ऐड कर दिया, यानी कि 0.25 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई आप क्या कर देंगे, सैंपल साइज, यानी कि ये क्या हो गया, ये आपकी वैल्यू कैपिटल N हो गई। इसको आपने डिवाइड किया तो ये आपका क्या आ गया, P बार ही आपका क्या आ जाएगा, सेंटर लाइन आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, एन बार निकालना है, ठीक है। तो एन बार क्या होता है, सारे सैंपल्स को आप N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5 डिवाइडेड बाई हम लोग क्या कर देंगे, कैपिटल N कर देंगे। तो हम लोगों ने जब इस सारी वैल्यूज़ को ऐड करके 5 से डिवाइड किया तो यहाँ से n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, n बार की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब हम लोग अपर कंट्रोल लिमिट प्लॉट करेंगे। अपर कंट्रोल लिमिट क्या होता है, पी बार प्लस ये 3 सिग्मा होगा और ये -3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट्स को प्लॉट करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट्स को प्लॉट करेंगे। अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला हम लोग को पता है, वो होता है पी बार प्लस 3 सिग्मा, ये सिग्मा की वैल्यू है, यहाँ पे भी सिग्मा। हम लोगों ने जब ये वैल्यू कैलकुलेट की तो ये वैल्यू आ गई 0.894। और जब हम लोगों ने लोअर कंट्रोल लिमिट को प्लॉट किया तो वैल्यू -0.24 आ रहा है। और हम लोग को एक चीज़ देखना है कि नो डायमेंशन नो डिफेक्ट, हम लोग को यहाँ पे ये लिखना है और समझना है इसको अच्छे तरीके से कि नो डिफेक्ट कैन हैव अ वैल्यू ऑफ डिफेक्ट या
फ्रैक्शन डिफेक्टिव कैन हैव अ वैल्यू ऑफ निगेटिव, ठीक है। निगेटिव वैल्यू क्या है, निगेटिव वैल्यू नहीं पॉसिबल है। तो अगर निगेटिव वैल्यू नहीं पॉसिबल है तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने पी बार चार्ट के लिए अपर कंट्रोल लिमिट्स और लोअर कंट्रोल लिमिट्स को देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अब इस केस में कंट्रोल लिमिट्स को प्लॉट करेंगे। ये हो जाएगा आपका अपर कंट्रोल लिमिट्स, ये हो जाएगा आपका कंट्रोल सेंट्रल लाइन, और ये हो जाएगा लोअर कंट्रोल लिमिट। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल 5 सैंपल्स दिए हुए हैं, तो हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, देखिए अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू आ रही है 0.895, कंट्रोल लिमिट की वैल्यू आ रही है, पी बार की वैल्यू आ रही थी 0.326, और जो लोअर कंट्रोल लिमिट की आ रही है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है 0। अब देखिए फर्स्ट P1 की वैल्यू 0.25, हम लोग क्या करेंगे 0.25 को यहाँ प्लॉट कर देंगे। इसमें से किसी भी वैल्यू की आप बताइए 0.8 से ज़्यादा आ रही है, 0.9 से ज़्यादा, कोई सी भी वैल्यू, कोई सी वैल्यू इसमें 0.9 से ज़्यादा नहीं है, और 0 से कम भी कोई नहीं है। तो अगर हम लोग अगर ऐसे प्लॉट करना चालू करें तो हम लोग ये देखेंगे कि सारी वैल्यूज़ क्या हैं, अंडर द वो हैं। तो फिर से हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ हम लोगों ने देखा कि इफ ऑल द वैल्यूज आर इनसाइड कंट्रोल लिमिट्स देन द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि हम लोगों ने क्या देखा कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, वो होता है पी बार इंटू 1 माइनस पी बार डिवाइडेड बाई एन बार। अगर मान लीजिए कि एन बार की वैल्यू आपको मिल जाती है 4, और मान लीजिए कि पी बार की वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है, सपोज आप कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि 0.5 आ जा रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई आपसे स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ रहा है तो आप क्या बता देंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 1 माइनस पी बार कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 4। तो देखिए क्या आएगा 0.5 डिवाइड बाई 2 बाहर आ जाएगा, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ गया इस केस में। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 0.25, बी 0.45, सी 0.55, डी 0.65। तो आप क्या कर देंगे 0.25 को आप टिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोगों को सेकेंड पॉइंट भी समझ में आ गया इसका। अब आइए चलते हैं एक नए टाइप के कर्व के ऊपर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी टाइप का चार्ट बोलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों ये क्या करता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज लेस एन इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लैम्डा t इंटू लैम्डा टू द पावर n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे लैम्डा जो होता है वो क्या होता है, फेलियर रेट होता है। और दोस्तों पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक चीज़ हम लोग को और पता है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा मीन जो होता है वो वेरिएंस के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग बात करते कि अगर बाइनोमियल होता तो बाइनोमियल में दोस्तों मीन क्या होता है, बाइनोमियल में जो एक्स बार आता है वो एन पी के बराबर आ जाता है, और वेरिएंस जो आता है वो एन पी क्यू होता है। क्यू का मतलब एन पी वन माइनस पी होता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या होता है, अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन इज इक्वल्स टू वेरिएंस हो जाता है। अब देखिए वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या होता है, ये अगर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर हो जाता है, क्या चीज़, वेरिएंस। तो अगर आपका मीन अगर मान लीजिए कि सी बार है तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि उस कंडीशन में आपका स्टैंडर्ड डिविएशन जो होगा क्या वो अंडर रूट सी के बराबर आ जाएगा। उस कंडीशन में आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो अंडर रूट सी बार के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग सी बार लिख लेते हैं तो एक बात बताइए, अपर कंट्रोल लिमिट क्या हमेशा यही होता है, मीन प्लस 3 सिग्मा, और लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होता है, मीन माइनस 3 सिग्मा। तो उस कंडीशन में अपर कंट्रोल लिमिट हो जाएगा सी बार प्लस 3 अंडर रूट सी बार, और लोअर कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगा सी बार
माइनस 3√c बार हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें अलग अलग सैंपल नंबर्स हैं, यानी कि ये पहला सैंपल है। अच्छा देखिए, जो काउंटेबल चार्ट्स होगा इसके अंदर क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल इसमें हम लोगों को सैंपल साइज के बारे में नहीं बताया जाएगा कभी, इतना ही बस बोल दिया जाएगा कि पहले सैंपल में, तो पहले सैंपल का साइज क्या है उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा आपको, ये काउंटेबल है। सेकंड सैंपल में, थर्ड सैंपल में, फोर्थ सैंपल में, फिफ्थ सैंपल में। तो यहाँ पर जो इस टाइप का प्रॉब्लम रहता है, देखिए इसके अंदर क्या रहता है, n इज इक्वल टू हमेशा गिवन रहेगा, n इज इक्वल टू 6 है यहाँ पे, लेकिन सैंपल साइज नॉट प्रोवाइडेड। आपको सैंपल साइज जो होगा वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, और अगर आपको सैंपल साइज नहीं प्रोवाइड किया जाएगा और नंबर ऑफ डिस्क्रिपेंसीज अगर दिए रहेंगी तो आप क्या करेंगे, इसको वी कैन काउंट देम। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले इसको करने के पहले हम लोग एक चीज़ और क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 2 3, जो कि प्रोबेबल जिस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं कि सैंपल नंबर्स हैं, और मान लीजिए कि डिफेक्टिव आइटम्स बोलेगा, नंबर ऑफ डिस्क्रिपेंसी का मतलब डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, वो आ गए हैं 2, इसको हम लोग 9 ले लेते हैं और 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस पार्ट को करें, सॉल्व करें, तो देखिए C1 की वैल्यू, मतलब कि जो पहला सैंपल उसमें कितने डिफेक्ट्स हैं, उसमें 2 डिफेक्ट्स हैं। C1 की वैल्यू 2 आ गई, C2 की वैल्यू 9 आ गई, C3 की वैल्यू कितनी आ गई, उस केस में 1 आ चुकी है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, C बार को कैलकुलेट करेंगे। C बार क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 डिवाइड बाई n, यानी कि 2 प्लस 9 कितना 11, 11 प्लस 1 कितना 12 डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल कितना 3, तो C बार की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4 आ गई है। अब अगर आपने C बार निकाल लिया है तो एक बात बताइए, सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट C बार, यानी कि अंडर रूट 4, यानी कि कितना 2 आ जाएगा। तो अपर कंट्रोल लिमिट क्या होता है, अपर कंट्रोल लिमिट होता है, अपर कंट्रोल लिमिट को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, आपका जो अपर कंट्रोल लिमिट होता है वो होता है C बार प्लस 3 अंडर रूट C बार, और C बार की जो वैल्यू है वो है 4 प्लस 3 इंटू 2, दैट मीन्स कितना 10। और जो लोअर कंट्रोल लिमिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C बार माइनस 3 रूट C बार, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2, ये क्या होगा आपका नेगेटिव। अभी हम लोग थोड़ी देर में इसको और सॉल्व करते हैं फर्दर। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में देखा था कि सैंपल, अगर मान लो आपके सैंपल दिए रहेंगे और डिफेक्ट्स दिए रहेंगे, डिफेक्टिव आइटम्स दिए रहेंगे, सैंपल का साइज जो रहेगा कभी भी वो हम लोग को क्या रहेगा, वो प्रोवाइडेड नहीं होगा इस टाइप के प्रॉब्लम में। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया था कि C1 की वैल्यू पता थी, C2 पता था, C3 पता था, ये देखिए ये तीनों पता था हम लोग को। तो हम लोगों ने अब क्या किया, C बार निकाल लिया, क्या किया, सारे के सारे डिफेक्ट्स को ऐड किया और टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, सैंपल्स कितने हैं टोटल 3 है, डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है हम लोग को पता है कि अगर ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है अंडर रूट C बार के बराबर होता है। तो ये वैल्यू आ गई हम लोग की 2, जब ये वैल्यू आ गई हम लोग की 2, तो हम लोगों ने क्या किया था यहाँ से, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपर कंट्रोल लिमिट निकालेंगे। अपर कंट्रोल लिमिट क्या होता है, C बार प्लस 3 अंडर रूट C, तो 4 प्लस 3 अंडर रूट 4 का मतलब कितना हो गया 2, ये वैल्यू आ गई 10। सिमिलरली हम लोगों ने लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट कर लिया, C बार माइनस 3 रूट C, ये आ गई -2। अब हम लोगों को पता है कि कभी भी क्या होता है कि कभी नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब इस केस में अगर हम लोगों को अगर प्लॉट करना होता कंट्रोल चार्ट के ऊपर, तो देखिए ये क्या हो जाता हम लोग का, अपर कंट्रोल लिमिट ये कितना आ जाता है 10, कंट्रोल लिमिट कितना आ जाता हम लोग का 4 सेंटर लाइन, और लोअर कंट्रोल लिमिट हम लोग कितना आ जाता है 0। अब एक काम करते हैं, तीनों आइटम्स करके प्लॉट कर लेते हैं। पहला जो था उसकी वैल्यू कितनी दी गई थी, 2 दी गई थी, तो पहले दिन का सैंपल यहाँ आ जाएगा 2, दूसरे दिन का सैंपल कितना है 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा, और तीसरे दिन में कितना है केवल 1, तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का। अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर दें
तो हम लोग को क्या मिलेगा कि जो प्रोसेस रहेगा वो क्या करेगा, प्रोसेस जो रहेगा हम लोग का वो अंडर कंट्रोल आ जाएगा। यहाँ पर प्रोसेस होगा हम लोग का वो अंडर कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए एक और एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको और फर्दर समझते हैं। देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर क्या हुआ है, इस एग्जांपल के अंदर हम लोग को टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स प्रोवाइडेड थे, कितने दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हमको दिए हुए हैं 6, और हर एक दिन के हिसाब से नंबर ऑफ डिस्क्रिपेंसीज दी हुई हैं, यानी कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सी बार कैलकुलेट करेंगे। सी बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम फॉर्मूला है सिग्मा सी आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, वो हम लोगों ने किया 2 + 5 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 and 16 20, 20 and 16 36, 36 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 6, ये निकल गया। अब हम लोगों ने √6 की वैल्यू देखी तो वो कितनी है 2.449। इसको एक काम करते हैं, इसको 2.45 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अपर कंट्रोल लिमिट क्या होता है, सी बार प्लस 3√c बार। ये वैल्यू अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करने की कोशिश की तो ये वैल्यू आ गई 13.35। अच्छा दोस्तों, जब लोअर कंट्रोल लिमिट को हम लोग अभी थोड़ी देर में निकालेंगे, तो दोस्तों इस केस में हम लोगों ने क्या देखा कि अपर कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगा, अपर कंट्रोल लिमिट हो जाएगा 6 + 3√c। इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की तो 13.35 आ गई। और जब लोअर कंट्रोल लिमिट हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो वो आया सी बार माइनस 3√c, ये नेगेटिव आ गया। अगर ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, नो डिफेक्ट कैन बी नेगेटिव, देयरफॉर लोअर कंट्रोल लिमिट क्या हो गया आपका, 0 हो गया। फिर से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक अपर कंट्रोल लिमिट रखा, एक सेंटर लाइन रखा और एक लोअर कंट्रोल लिमिट रखा इसमें। अब हम लोगों ने देखा कि लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू कितनी है, 0 है। कंट्रोल लिमिट की वैल्यू कितनी है, कंट्रोल लिमिट है, सेंटर लाइन है 6 और अपर कंट्रोल लिमिट कितना है 13.35। अब हम लोग सारी वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, 2 5 3 4 6 16, 2 5 6 2 5 3 4 6 16, 2 5 3 4 2 5 3 4 6 16। और हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोस्तों जो हम लोगों का लास्ट सैंपल था, वी कैन डायरेक्टली सी दैट, इसको लिख लेते हैं कहीं पे। ये हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा सैंपल नंबर 6 इज आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट, हेंस सैंपल नंबर 6 विल बी, क्या कर लेंगे हम लोग उसको, रिजेक्टेड। हम लोग क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब आइए एक नई चीज के बारे में देखते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड सिग्मा डैश। तो दोस्तों जो सिग्मा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। और जो सिग्मा डैश होता है उसको प्रोसेस या यूनिवर्सल स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। सिग्मा और सिग्मा डैश के बीच का जो रिलेशन होता है वो ये होता है, n इज इक्वल टू सैंपल साइज अगर है तो कई बार अगर आपको एग्जाम में अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ना दे करके क्या देते आपको, प्रोसेस स्टैंडर्ड डिविएशन, इस वर्ड पे आप फोकस करेंगे, प्रोसेस स्टैंडर्ड डिविएशन, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग को सिग्मा डैश कंसीडर करना है। अगर ये सिग्मा डैश कंसीडर करना है और अगर ये एक्स बार चार्ट है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स डबल बार प्लस 3 सिग्मा डैश डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे, इसको √n कर देंगे। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, लोअर कंट्रोल लिमिट को भी एक्स डबल बार माइनस 3 सिग्मा डैश डिवाइड बाई √n कर लेंगे। और जो सेंटर लाइन होगा वो तो हम लोगों का एक्स बार था, ये हम लोग को ऑलरेडी पहले से ही पता था। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या दिया कि रॉड का जो मीन डायमीटर है वो कितना है, 50 mm का है। मीन डायमीटर के बारे में बात कर रहा है। अच्छा डायमीटर है, तो देखिए
अगर ये डायामीटर है और ये वैल्यू दिया हुआ है तो ये किस टाइप का चार्ट हम लोग यूज करेंगे, एक्स बार चार्ट यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। डायमीटर क्या है, डायमीटर एक वेरिएबल है, एमएम में दिया हुआ है। अब प्रोसेस स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में बात कर रहा है, यानी कि सिग्मा डैश दे दिया है, कितना दे दिया है, 15 mm का दे दिया है। सैंपल का साइज कितना है, n, n इज इक्वल टू 9 मिला है हम लोग को। हम लोग क्या करना है, लिमिट फाइंड करना है 2 सिग्मा और 3 सिग्मा का। तो देखिए दोस्तों, 2 सिग्मा के बारे में पहले देख लेते हैं। तो 2 सिग्मा जो होता है वो लिमिट फॉर, अगर हम लोग को 2 सिग्मा प्लॉट करना होगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपर कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्स बार आ जाएगा प्लस 2 टाइम सिग्मा होना चाहिए, और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं फर्दर, एक्स बार, ठीक है, प्लस 2 सिग्मा डैश डिवाइड बाई रूट एन। क्यों 2 हम लोगों ने लिया है, 2 इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग को क्या करना है, 2 सिग्मा का निकालना है लिमिट। सिमिलरली लोअर कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स डबल बार माइनस 2 सिग्मा, यानी कि एक्स डबल बार माइनस 2 सिग्मा डैश डिवाइड बाई रूट एन। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग को पता है। अब एक बात बताओ, अगर n की वैल्यू 9 है तो अंडर रूट एन कितना हो जाएगा, अंडर रूट एन हो जाएगा 3, ठीक है। सिग्मा डैश कितना दिया हुआ 15, तो अपर कंट्रोल लिमिट कितना हो जाएगा, अपर कंट्रोल लिमिट हो जाएगा, और एक्स बार की वैल्यू कितनी दी हुई है 50। क्वेश्चन के अंदर एक्स बार की वैल्यू जो दी हुई थी वो दी हुई थी 50, तो अपर कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगा 50 प्लस 2 इंटू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू दी हुई 15 डिवाइड बाई रूट एन यानी कि 3, दैट मीन्स 50 प्लस 10, दैट मीन्स 60 mm अपर कंट्रोल लिमिट हो जाएगा। इस शाफ्ट को आप क्या कर सकते हैं, 60 mm तक आप लेके जा सकते हैं, 60 mm तक का शाफ्ट बना सकते हैं। अगर हम लोग लोअर कंट्रोल लिमिट के बारे में बात करें तो लोअर कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगा, 50 माइनस 2 टाइम 15 बाई 3, दैट मीन्स 15 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा 40 mm हो जाएगा। तो जो लिमिट्स होंगी वो हम लोग कहाँ से कहाँ तक स्पेसिफाई कर रहे हैं 2 सिग्मा के लिए, जो 2 सिग्मा के लिए हम लोग लिमिट्स स्पेसिफाई कर रहे हैं वो क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं 40, ये हो गया 60। और दोस्तों ये जो वैल्यू आएगी, ये अगर ये मीन लाइन है, ये मीन लाइन कितना दिया हुआ हम लोग का 50 का, तो ये माइनस 2 सिग्मा है और ये प्लस 2 सिग्मा है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये प्लस 2 सिग्मा, और यहाँ से यहाँ तक माइनस 2 सिग्मा है, ये हम लोग को पता लग गया। ठीक है दोस्तों, अब एक काम करते हैं, अब हम लोग फिर से लिमिट्स निकाल लेते हैं। लिमिट्स फॉर 3 सिग्मा, तो अपर कंट्रोल लिमिट देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस 3 सिग्मा, यानी कि एक्स बार प्लस 3 सिग्मा डैश डिवाइड बाई रूट एन, ठीक है। और लोअर कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स बार माइनस 3 सिग्मा, यानी कि एक्स बार माइनस 3 सिग्मा डैश डिवाइड बाई रूट एन। अब सिग्मा डैश डिवाइड बाई रूट एन की वैल्यू आपने निकाल ली है, वो कितनी है वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 15 डिवाइडेड बाई 3। तो अपर कंट्रोल लिमिट हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, जो अपर कंट्रोल लिमिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 50 प्लस 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 65 mm। और जो लोअर कंट्रोल लिमिट आ जाएगा वो आ जाएगा 50 माइनस 3 इंटू 15 डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स 35 mm। तो एक चीज़ हम लोगों को क्या समझ में आ गया यहाँ से, देखिए अगर हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करें, हम लोग इसको अगर ग्राफ मतलब कि 3 सिग्मा लिमिट्स के लिए अगर प्लॉट करने की कोशिश करें तो 3 सिग्मा के लिए ये आ रहा है, ये वैल्यू जो हमारी आ रही है ये आ रही है हम लोग की 35, और यहीं पे अपर लिमिट जो आ रही थी वो आ रही थी 65 mm की। अब अगर ये आपका 50 है, एक्स बार है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या आ रही थी, यहाँ से वैल्यू आ रही थी माइनस 3 सिग्मा, यानी कि 15 आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये प्लस 3 सिग्मा है, यानी कि ये भी कितना है प्लस 15 है, ये माइनस 15 है। ठीक है, जब हम लोगों ने 2 सिग्मा के बारे में पढ़ा था, जब हम लोगों ने 2 सिग्मा के बारे में पढ़ा तो हमने क्या देखा, 2 सिग्मा की जो लिमिट्स आ रही हैं वो क्या आ रही थी 40, और यहाँ पे कितना आ रहा था 60, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आ रही थी वो माइनस 2 सिग्मा था, यानी कि माइनस 10 था,
और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक क्या था, 2 सिग्मा था। तो 2 सिग्मा के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो एरिया कवर हो रहा था वो सिर्फ इतना ही कवर हो रहा था, और 3 सिग्मा के अंदर जब हम लोगों ने देखा तो 3 सिग्मा के अंदर ये पूरा एरिया कवर हो रहा था। तो एक्स्ट्रा एरिया कितना बच रहा है, एक्स्ट्रा एरिया अगर हम लोग कंसीडर करें अगर थोड़ा सा, तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है, अगर ये हम लोग एक्स्ट्रा एरिया को कंसीडर करें और यहाँ पे भी हम लोग क्या करें, ये एक्स्ट्रा एरिया को कंसीडर करें, तो एक्चुअली में 3 सिग्मा 2 सिग्मा से सिग्मा ज़्यादा होता है। और हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं या नोट करके हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि values obtained in 3 sigma limits are more than 2 sigma। इसका मतलब क्या हो गया, acceptance of sizes for 3 sigma is far better than 2 sigma methods। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम लोगों ने अब ये चीज़ समझ लिया है कि एक्स बार चार्ट हम लोगों ने करके देख लिया, आर चार्ट हम लोगों ने करके देख लिया, पी चार्ट हम लोगों ने करके देख लिया, सी चार्ट हम लोगों ने करके देख लिया। ठीक है, सबकी लिमिट्स को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सबके स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग को क्या लिखना होता है। इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर मान लीजिए एक जगह आप चार्ट बना के लिख सकते हैं, जो एक्स बार चार्ट का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, एक्स बार चार्ट का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वो देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखते हैं ए आर, इसको या तो ए आर से लिख सकते हैं या हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 सिग्मा डैश डिवाइड बाई रूट एन, इससे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जब आर चार्ट हम लोगों ने पढ़ा था तो इसको हम लोगों ने डायरेक्टली पढ़ा था D4R और D3R से पढ़ा था। ठीक है, ये लिमिट्स पढ़े थे हम लोगों ने। पी के लिए हम लोगों ने पढ़ा था P बार 1 माइनस पी बार डिवाइड बाई एन बार, और सी के लिए हम लोगों ने पढ़ा था रूट सी बार। तो यहाँ पर अगर ये आपको वैल्यूज अगर आप ये फॉर्मूलाज अगर आप याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसका जो एक्स बार चार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो आ जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन आर चार्ट का क्या हो जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पी चार्ट का हो जाएगा बाइनोमियल, और सी चार्ट का हो जाएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा वो याद रखिएगा आप वैल्यू, D3 की वैल्यू 0 होती है फॉर n इज लेस एन इक्वल टू 6, और सी चार्ट जो होता है फॉर सी चार्ट सैंपल साइज नॉट गिवन। दोस्तों एक और चीज, फॉर पी चार्ट सैंपल साइज क्या करता है, वेरी करेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके अलावा अगर मान लीजिए अगर एक नोट करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एनपी चार्ट एक अलग टाइप का चार्ट होता है। एनपी चार्ट इज अ वेरिएशन ऑफ, ये लास्ट पॉइंट है कंट्रोल चार्ट्स का और इसको आप ध्यान रखेंगे, एनपी चार्ट इज अ वेरिएशन ऑफ पी चार्ट वेयर all the sample sizes are equal, that means n1 is equals to n2 is equals to n3 is equals to n4 and so on। n कुछ भी अगर आप nz ले लीजिए तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, n के बराबर होगी, और सबकी वैल्यू क्या होगी, अगर मान लें सैंपल साइज 4 है या 5 है तो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के चार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको हम लोग np चार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज ये आप लोग याद रखेंगे। बाकी न्यूमेरिकल्स क्या किया हम लोगों ने समझ लिया है, और न्यूमेरिकल्स अगर हम लोगों ने समझ लिया है और ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमने जान लिया तो किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आप एग्जाम में उसको लगा लेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग